हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा भैया? हम लोगों ने लास्ट पढ़ा होगा ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन। अच्छा, हम लोग वो प्रिपरेशन में ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन पढ़ा था, ठीक है। ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन कर ली, एल्कीन से हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली, रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके भी हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है ना, यस मैम। ठीक है। और हमने ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन और सिन हाइड्रोक्साइलेशन भी कवर कर लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की तरफ। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो क्या ही बताया जाए, अल्कोहल तो आप लोगों को सब पता है कि दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अल्कोहल्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, यहाँ लिख देते हैं, अरे भैया ये यहाँ से शुरू करेंगे। आज क्या डेट हो गई है तो दिख ही नहीं रहा यार। मैम 20 अगस्त, ओके, 20 अगस्त 2020। अगस्त 2020, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। अल्कोहल्स वी ऑल नो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनके अंदर दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बेटा। कैसे? एक तो ये अपने अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, मतलब अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होगा अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अल्कोहल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो भी अल्कोहल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उससे बेटा क्या होगा, उससे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, है ना। बिकॉज अल्कोहल और अल्कोहल दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो जाएंगे वाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल अल्कोहल के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू एन अल्केन, अल्कीन या अल्काइल हैलाइड। इन सब के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो अल्कोहल्स हैव अ मोर बॉइलिंग, अल्कोहल हैव, मैम हाँ जी। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होगा ना, इंट्रा नहीं होगा ना? नहीं, इंटर है। इंटर। अल्कोहल हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट या मोर बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, अल्केन और अल्कीन, है ना। कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, अल्केन और अल्कीन। अल्केन और अल्कीन, क्लियर? पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। मैम एक और बार बताओ। अल्कोहल का अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है ना बेटा, जैसे ROH, यहाँ हो गया यस मैम। ROH, तो वी कैन हैव दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। तो अल्कोहल यस। अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा एसोसिएशन रहेगा, तो इनको बॉईल करने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, फिर ही इनको वेपर फेज में भेज पाएंगे, है ना। तो इसलिए यस इनका मैम। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ए अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, अल्केन में नहीं होगी, अल्कीन में नहीं होगी। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उसके हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ जी। अगर हमको एक एक हैलो एल्केन दिया और एक अल्कोहल दिया जिसमें एक एक मोल है, जिसमें जिसमें मतलब एक मोल भी नहीं, मतलब एक ही मतलब एक आर मॉलिक्यूल ग्रुप है। बोल दो। हम्म। हाँ, तो फिर उसमें किसका ज्यादा होगा, क्योंकि अब दो बॉन्ड, दो वो तो है ही नहीं बॉन्डिंग करने मतलब के तो लिए। ये बोलना चाह रहा है कि वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है। तो वन मॉलिक्यूल है तो फिर कुछ नहीं होगा, तो वैसे ऐसे होगा कैसे। बट चलो फिर भी अगर मैं कहती हूँ एक मॉलिक्यूल भी है तो भी अल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर पानी का बेस नहीं है, हवा में हम्म, उड़ता हुआ अल्कोहल तो नहीं लोगे ना आप। हाँ। अल्कोहल में पानी का तो सॉल्वेंट होगा, तो पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, है ना। ओके। तो भी अल्कोहल का यस मैम। ज्यादा होगा। चलो अब आता है सोलिबिलिटी की तरफ। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं वाटर के साथ, तो इसका मतलब ऑब्वियसली अल्कोहल किसमें, वाटर सॉल्युबल है ना। बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारा आर ग्रुप क्या है। जैसे जैसे हमारा आर ग्रुप बढ़ता जाएगा उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज आर ग्रुप से क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है।
और अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो इफ आर, ये मैंने शायद पहले भी बताया था, इफ आर ग्रुप बिकम्स बल्कि solubility decreases। ये बात बेटा सबको क्लियर, कोई डाउट? मम्मी वापस बताओ ना ये वाला पॉइंट। जैसे सपोज मैंने 2 अल्कोहल्स ले लिए, एक मैंने ले लिया यार CH3 CH2OH और एक मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है। तो इन दोनों अल्कोहल्स को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, तो ये वाला जो अल्कोहल का ये आर पार्ट है, दिस इज अ नॉन पोलर पार्ट ना। जितना बल्कि ये नॉन पोलर पार्ट होता जाएगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा इसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। वाई? बिकॉज जैसे अगर छोटा आर ग्रुप है तो वाटर यहाँ से भी आ सकता है, हर जगह से अच्छे से इसे क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है इसके साथ, यहाँ से भी यहाँ से भी। आर ग्रुप अगर बल्कि हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बचेगी तो वाटर भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो जैसे जैसे आर ग्रुप या नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा तो हम बोल सकते हैं वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और जिस वजह से मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज कर जाएगी। बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर, थैंक यू। Yes, ma'am. तो ये होगी पहली चीज, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम बात करना चाहेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की। हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पढ़ी है क्या, कि भैया अगर अल्कोहल है उससे अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं बेटा, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और यहाँ से अगर आप एसिड बनाएंगे मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जब मैं जाती हूँ तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में बच्चे हमने एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया, मतलब दैट्स व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज, है ना। और अब मैं अल्कोहल को रिएक्ट कराना चाह रही हूँ, मतलब मैं अल्कोहल का क्या कराऊंगी, ऑक्सीडेशन कराऊंगी, ताकि एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड जो है मुझे मिल सके। सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? तो अब हमारा जो सबसे बेसिक रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑब्वियसली बेटा अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराना है देन ऑब्वियसली यू नीड व्हाट, यू नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जैसे हमने लिस्ट पढ़ी रिड्यूसिंग एजेंट्स की, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग अब लिस्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, जिसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दिस वन इज अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेटा माइल्ड का मतलब पता है क्या है, माइल्ड का मतलब ये है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोनिक स्टेज तक रोक देगा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि वो अल्कोहल को सीधा एसिड तक ले जाएगा। मतलब ये रहा मेरा अल्कोहल, यहाँ से मैं जाती हूँ एल्डिहाइड कीटोन पे, और एल्डिहाइड कीटोन से मैं जाती हूँ बेटा किस पे, एसिड पे, है ना। तो अगर कोई माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्कोहल को कहाँ तक रोक देगा बेटा, एल्डिहाइडिक कीटोनिक स्टेज तक, ठीक है। और अगर मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्कोहल को कहाँ तक ले जाएगा, एसिड, ये एसिड तक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो जो है सीधा उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमने जो बोला है PCC वो क्या है, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये जो PCC होगा ये कहाँ पर रिएक्शन को रोक देगा यार, वो रिएक्शन को रोक देगा एट एल्डिहाइड कीटोनिक स्टेज तक। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल लूँ और उसमें मैं PCC डालूँ तो वो मुझे दे देता है एल्डिहाइड, और अगर मैं यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लूँ
और उसके अंदर अगर पीसीसी डालूं तो वो मुझे दे देता है कीटोन। तो याद करो एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो वही है, Yes, प्राइमरी ma'am. अल्कोहल बन रहा था एल्डिहाइड से जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। अब अल्कोहल में अगर पीसीसी डाला, प्राइमरी अल्कोहल में पीसीसी डाला तो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है ना, ऑक्सीड एक कर कोई ऑक्सीडाइज करा तो दूसरा उसको रिड्यूस कर देगा, है ना, लिख लिया। तो अगर मेरे पास है CH3CHOH CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसका इस कार्बन को एल्डिहाइड में बदल दो अगर आप पीसीसी में ले जा रहे हो तो, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके। हाँ अच्छा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है मेरे पास तो ये हाँ, रहा, फिर कीटोन बनेगा। तो कीटोन बन जाएगा बेटा, है ना। ध्रुव भाई साहब, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. बेटा एग्जाम कब है तेरे? मैम मेरे एग्जाम 7 सितंबर को मतलब तो अभी तो बहुत टाइम है 7 सितंबर में। मैम अभी प्रोजेक्ट सबमिशंस चल रहे हैं मैम। क्या प्रोजेक्ट बनाते रहते हो तुम? मैम हम लोग को स्कूल में इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने कंपलसरी कर दिए हैं, तो जितनी भी ऑनलाइन सिमुलेशंस हैं उनसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, तो उसी में बिजी रहता है तू आजकल, है ना, इसलिए तू टेस्ट नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, कभी तो खत्म हो गए ये सब। मैम जल्दी हो जाएगा, मैं टेस्ट दे दूंगा अभी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलें। समझ आएगी बात सबको? अब थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। अब मॉडिफिकेशन टू पीसीसी कैन बी यूज। मॉडिफिकेशन टू पीसीसी इज कॉलिन्स रिएजेंट। ना कॉलिन्स रिएजेंट इज जस्ट लाइक पीसीसी, बस उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने जो रेशियोज है उनको मॉडिफाई कर दिया। मैं बताऊंगी क्या। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कॉलिन्स रिएजेंट लो या मैं आपको बोलूँ पीसीसी लो, ये दोनों क्या काम करेगा बेटा? एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर मैं कॉलिन्स रिएजेंट भी यूज कर रही हूँ तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल को किस पे बदल देगा? कॉलिन रिएजेंट CR एल्डिहाइड में, दैट इज RCHO में। और अगर मैंने वो यूज़ किया है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ किया है, तो कॉलिन्स रिएजेंट इसे कहाँ बदल देगा बेटा? कीटोन में, RC डबल बॉन्ड OR में। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? यस ठीक मैम। है। अब कॉलिन, ये वसुंधरा भी आई हुई है? अच्छा, यस मैम। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब ये कॉलिन्स रिएजेंट और ये पीसीसी में अंतर कहाँ आता है? तो पीसीसी बेटा नोट कर लिया ना सबने? पीसीसी मैंने आपको हम क्या बोला? हल्का सा मैम वो जस्ट कॉलर को दिखा दीजिए। अच्छा, अक्षत भी आया हुआ है क्लास में? मैं तो हमेशा ही आता हूँ। और तू हमेशा आता है, ये तो गलत बात होगी बेटा, मैम तू साफ मैं सुथरा गया। मैम आप देख लीजिएगा मैम, मैं रोज आ रहा हूँ क्लास में। रोज तो क्लास ही नहीं हो रही तो रोज कैसे आ रहा है? मतलब जब भी क्लास हो रही है, मैं तो उस वाले में भी आ रहा हूँ, अन अकेडमी वाले में भी। कहाँ आया है तू? आज आया था? मैम आया था, यस मैम। मुझे तो नहीं दिखा तो कहीं। मैम मैं आया था, अच्छा, मुझे बस वो लास्ट वाला डबल वाला समझ में नहीं आया, तो पूछना था। मैं बता ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, बता देंगे। पहले हाँ नोट कर लिया। मैं तो सोच रही थी मैम अभी कर तेरी रहा मम्मी को हूँ। फोन करूँगी, तू नहीं आया क्लास में। मैम मैं आया था। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, अब पीसीसी में क्या यूज करते हैं? पीसीसी के फुल फॉर्म बताओ। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, हाँ या ना? तो पिरिडीनियम का क्या मतलब होता है? पिरिडीनियम का मतलब होता है पिरिडीन का कॉन्जुगेट एसिड। पिरिडीन जानते हैं सब? पिरिडीनियम। हम ये तो उसमें डालते हैं ना, डाल्टन्स मेथड में, पायरिडीन। हाँ, वो डालते हैं SN2 कराने के लिए, है ना। ये होता है, ठीक है, पिरिडीन। इसके नाइट्रोजन पे क्या है बच्चों? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो पिरिडीनियम का मतलब होता है कि मैं इस लोन पेयर को हटा के यहाँ H लगा दो और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज व्हाट पिरिडीनियम इज। बात सही है?
ठीक है। अब क्लोरोक्रोमेट का मतलब क्या है, इसके साथ एक काउंटर आयन यूज होता है CrO3 Cl माइनस का, दिस इज क्लोरोक्रोमेट। तो दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये बनता है जब आप पिरिडीन ले, CrO3 ले, साथ में HCl ले। तो ये PCC इसका है। तो अगर मैं कभी, हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए PCC ना लिख कर दे, इंस्टेड वो क्या लिख के देगा, पिरिडीन CrO3 और HCl। तो पिरिडीन CrO3 HCl इज व्हाट, PCCs। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कॉलेंस क्या है, कॉलेंस में हमने क्या ऑल्ट्रेशन कर दी है, कॉलेंस में हमने ये ऑल्ट्रेशन कर दी है कि जब मैं कॉलेंस यूज करती हूँ, कॉलेंस रिएजेंट यूज करती हूँ, तो हम उसमें पिरिडीन डालते हैं, CrO3 डालते हैं, और HCl ना डाल के डाल देते हैं CH2Cl2। दैट्स इट, बस ये ऑल्ट्रेशन है। तो चाहे आप कॉलेंस रिएजेंट यूज करो, चाहे PCC यूज करो, ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन में जो है बदल देते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ये सारी चीजें, ना PCC ना कॉलेंस रिएजेंट, दोनों में से कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। नो इफेक्ट ऑन डबल और ट्रिपल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए, बहुत ही बढ़िया जी, नोट कर लिया? मैम यस मैम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है तुम लोगों को, वो ये है कि जब आप PCC यूज कर रहे हो या कॉलेंस रिएजेंट यूज कर रहे हो, दोनों टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया और इस पे PCC डाला या कॉलेंस रिएजेंट डाला, तो इनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होता, देयर इज नो रिएक्शन टू इट। तो ये आप याद रखेंगे कि कॉलेंस रिएजेंट और PCC प्राइमरी और सेकेंडरी को ही ऑक्सीडाइज करते हैं, टर्शरी अल्कोहल पे ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर होगी बात सबको? अब सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जोन्स रिएजेंट। अब ये 3 डिग्री पे वो ये रिएक्ट नहीं करते हैं मतलब। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइज होने के लिए बच्चे H और OH लगाना जरूरी है ना। तो अगर H और OH यस मैम। लगाया तो कार्बन की कोवेलेंसी एक साइड, एक वो नहीं हो जाएगी? मतलब अगर मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो कार्बन की कोवेलेंसी एक्सीड नहीं हो जाएगी? अच्छा हाँ। है ना, तो यस ये इसलिए मैम ओके। ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, है ना। तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट भी एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, JR, जो कि बेसिकली होता है आपका क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। क्या होता है? क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। याद करेंगे इसे, क्योंकि ये ना थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। एक्वस एसीटोन, ठीक है। क्रोमिक एसिड मतलब H2CrO4। तो H2CrO4 एंड एसीटोन जो है वो जोन्स रिएजेंट है इसका काम एग्जैक्टली PCC जैसा ही। ये भी वही करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शरी अल्कोहल पे रिएक्ट नहीं करता। तो प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, एंड टर्शरी अल्कोहल पे रिएक्ट नहीं करता है जोन्स रिएजेंट, JR। बात क्लियर होगी सबको? तो सपोज अगर मैं तुम लोगों को दूं ये वाला सबस्ट्रेट, और हमने अंदर इसके JR डाल दिया, तो क्या बनेगा? जोन्स रिएजेंट डाल दिया तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, बस इसकी जगह सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी जगह क्या बना दोगे भाई? कीटोन बना देना, है ना। तो ये सारी चीजें एज इट इज मैम दिस रहेंगी। also doesn't affect double bonds. कुछ भी नहीं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसी को कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। गेट दिस? मैम ये क्या बोलते हैं, जो जैसे कि 2 डिग्री है तो उसमें दो अलग, अच्छा ठीक है कुछ नहीं। ठीक है, नोट कर लिया, मैम आगे वो चले। डबल बॉन्ड वो वहीं रहेगा ना जहाँ पे OH था हाँ हाँ, ओरिजिनली। उसी कार्बन पे, क्योंकि यहाँ CHOH है ना, मतलब एक तरीके से मैंने HOH निकाल दिया है, वो डबल बॉन्ड O बना दिया है ना। नोट कर लिया भैया? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये हो गया जोन्स रे। अब जोन्स रिएजेंट का एक बहुत अच्छा ऑल्ट्रेशन तो मैं बताती हूँ, ठीक है। वो है कि वो लगता जोन्स रिएजेंट जैसा है, बट वो जोन्स रिएजेंट एक्चुअली नहीं होता। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? क्रोमिक एसिड इन एसीटोन। ये है CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये थर्ड है, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या क्या मैंने बताया पहले एक बार रिवाइज कर लो भाई। सबसे पहले कौन बताया? सबसे पहले बताया पीसीसी और कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। और पीसीसी कॉलिन्स रिएजेंट में क्या है, बस फर्क इतना है कि आप पिरिडीन CrO3 तो डालते ही डालते हो, बस आप एक में HCl डालते हो, दूसरे वाले में CH2Cl2 डाल देते हो, बाकी सारी चीजें सेम है। एल्डिहाइड को, प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, तीसरे को अफेक्ट नहीं करता। जोन्स रिएजेंट भी एग्जैक्टली यही काम करता है, बस उसका जो रिएजेंट है वो है क्रोमिक एसिड इन एसीटोन, ठीक है। अब ये तीसरा है, ये है CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये भी करता है प्राइमरी अल्कोहल को भैया एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब दिस इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। और सेकेंडरी अल्कोहल को भैया कीटोन में कन्वर्ट कर देता। तो अब ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कंपैरेटिवली अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड स्टेज तक रोक रहा है, एल्डिहाइड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। ये बात सबको समझ आई नहीं आई? यस मैम। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट करता है बट ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता। इट अफेक्ट्स डबल बॉन्ड बट डज नॉट अफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ऐसा रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड को अफेक्ट कर देगा बट ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। अब डबल बॉन्ड को कैसे अफेक्ट करेगा वो समझते हैं। नोट कर लियो ये यहाँ तक, थोड़ा सा नीचे बढ़ो। यस मैम। यस मैम नोटेड। हाँ जी। अब जैसे सपोज मेरे पास ये सबस्ट्रेट है MEO डबल ट्रिपल अल्कोहल। अच्छा पहले ये सारे बच्चे मुझे बताएं इसमें और इसमें क्या अंतर है? मैम इनमें पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होता बेटा। इनमें फर्क है, कोई फर्क है या नहीं है? हो सकता फर्क ना भी हो, एवी पूछ रही हूँ मैं टाइम पास करने मैम के नहीं लिए। है, नहीं नहीं है है ना? फर्क। और क्या, सही बात, गलत जवाब। है मैम। 2 3 4 ये ब्यूट 2 आइन है और ये इथाइन है, एसिटाइलिन जैसे बोलते हैं। हीरो, ये एवे मजे मजे के लिए नहीं ओके। लगा रही मैं। यस कार्बन मैम। कार्बन का कार्बन कार्बन, हर टर्मिनल पे एक कार्बन होता है, समझ मैम गए? ये मैम तो उसको ऐसे हैं ऐसे उसको स्ट्रेट लाइन में क्यों बनाते हैं ऐसे? मन करता है यार, ब्यूटिफिकेशन करते हैं ना भाई। ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड है एक्चुअली। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और आगे भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो स्ट्रेट लाइन है, क्या टेढ़ा बनाएंगे? टेढ़ा भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी तो बना सकते हैं ना। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, तो मजा आएगा ना। तो अब जरा यहाँ पे समझ लेना ये क्या बनाया मैंने। यहाँ पे ये कार्बन है एक, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। है बच्चों को बताना पड़ता है ना, आधे बच्चों को तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बनाना आता है। समझ गए सारे? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया ये CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये तो तुम्हें दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल जाएगा भैया? एल्डिहाइड में, और सॉरी एसिड में। तो इसी कार्बन पे CHOH की जगह एसिड लग जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड इफेक्ट होगा। तो एक तरीके से मानो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, क्लीव हो जाता है। क्लीव होके जो ये वाला कार्बन है, दो कार्बन के बीच में होता है ना डबल बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन पे भी एसिड बन जाता है, और जो ये वाला कार्बन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मिथाइल, फिर ये एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे एसिड,
फिर इसके बाद इस एसिड के बाद एक कार्बन है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है ये वाला CH2 है जिसके ऊपर एक कार्बन है, वो एसिड में बदल गया। समझ रहे हो, ये प्रोडक्ट आया मेरे पास। कितने बच्चे समझे और क्या कह रहा है, रिपीट करो। हम रिपीट कर दो, नहीं तो नेट प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मैम ये भी बता देना कि पता कैसे चलेगा कि मतलब COOH ही बनेगा हर जगह। हाँ क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल्स को किस में बदल देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो जो भी जिसको भी तोड़ेगा वो एसिड में ही बदल देगा उसे। ठीक है। मैम बट एसिड मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड ही जुड़ा होगा इन पे। नहीं फॉर्मिक नहीं, बट ये कार्बन, जितना कार्बन, ये कार्बन मतलब कार्बन कंजर्व करो भाई। ये एक कार्बन है तो इस कार्बन का, एक कार्बन का एसिड मैंने बना दिया है ना, और यहाँ एक कार्बन है तो इसका एक कार्बन का एसिड बना दिया। ये कार्बन फर्दर इस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन सेम रखे मैंने, तो समझ रहे मेरी बात। यस मैम, यस मैम। समझ आ गया सबको। मैम समझा दो एक बार, मेरा नेट अच्छा चला गया था। हाँ हाँ ओके। तो एक काम करते हैं, दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये डबल बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर यहाँ से, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अफेक्ट करता है, ट्रिपल को अफेक्ट नहीं करता है ना। तो मैं फिर से सरल Yes, से ma'am. सुंदर सुंदर कर देती हूँ, और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब ये रहा मेरा प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गया एसिड। तो एक यहाँ पे एसिड आ गया, इस कार्बन का COOH बन गया। फिर यहाँ से ये कार्बन जुड़ा होगा, ये वाला, इस कार्बन पे 2 H होंगे CH2। फिर ये फर्दर इस कार्बन से जुड़ा होगा C, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होगा C। ट्रिपल बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं करता तो एज इट इज रहा। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट करता, तो डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ो। डबल बॉन्ड के बगल बगल साइड में जो भी कार्बन है उन कार्बन को एसिड में बदल दो। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एसिड में बदल गया, डबल बॉन्ड वाला, और ये वाला चीज अलग होके CH3CO एसिड में बदल गई। समझ आया बात। यस मैम। तो मैंने मतलब बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उस डबल बॉन्ड को तोड़ के एसिड बनाओ, जहाँ भी प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है वहाँ पे एसिड बनाओ, सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ भी दिख रहा है वहाँ कीटोन बनाओ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखती हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा ऊपर चलते हैं। मैम ये सेकेंडरी अल्कोहल को एसिड में क्यों नहीं ले जाता? सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना, एल्डिहाइड के आर मोर इजीली ऑक्सीडाइजेबल देन कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनता है पहले, वो फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन बनाता है, और कीटोन आराम से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, अब आगे जाके करेंगे, तो इसलिए कीटोनिक स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जाती है। कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करना होता है तो बहुत विग्रेस कंडीशंस लगती है, और उसमें कार्बन एटम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब क्लीवेज हो जाता है कीटोन का, तो उतना विग्रेस कंडीशन हम दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए रिएक्शन कीटोनिक स्टेज पे रुक जाएगी। ठीक है, and aldehydes are easily oxidizable, ketones cannot be oxidized easily। तो ओके ये मैम। है डबल बॉन्ड, यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक अल्कोहल, और यहाँ एक प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मैम हाँ जी, ग्लेशियल ग्लेशियल मतलब एसिटिक एसिड। प्योरेस्ट फॉर्म एसिटिक ओके मैम। एसिड का। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये किस में बदल जाएगा, एक कार्बन का अल्कोहल है ना, तो एक कार्बन के एसिड में बदल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। डबल बॉन्ड को स्लैश करो, दोनों कार्बन को किस में बदल दो, एसिड में बदल दो। तो यहाँ आ गया एसिड, ये आ गया कीटोन एल्डिहाइड एज इट इज, यहाँ आ गया एसिड, ऐसे ऐसे, यहाँ आ गया कीटोन, और यहाँ आ गया फिर एसिड। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, ना, हाँ 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 हाँ, ओके, चलिए। मैं 1 मिनट कॉपी कर लूँ। हाँ बेटा जरूर कॉपी कर ले बेटा। तुम्हें पता है अभी एक कॉमेट का एग्जाम हुआ तो उसमें कितनी भसड़ मच गई। मैम कर्नाटका पीटी नहीं केरला नहीं, कॉमेट कर्नाटका का थोड़ी होता है, कर्नाटका का है तो नहीं तो मैम केटी है। कुछ। हाँ, नहीं केटी सॉरी। केटी नहीं, अभी कॉमेट का एग्जाम हुआ इंजीनियरिंग का। ओ भाई
ऑफलाइन क्या था तो ऑनलाइन, बट सेंटर पे जाके पेपर होना था। इतना बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है, इतना बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है कि बस पूछो ही मत। मैम कहाँ पे हुआ है? यही तो मतलब हर जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया हुआ है ना, सब जगह सेंटर्स पड़े थे, ओके। जैसे होता है मेंस का अच्छा। पेपर वैसे ही हुआ है। यस इतना मैम। खतरनाक सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है कि लोगों ने फिर ट्रोल करना शुरू कर दिया, कैंसिल करो जेई नीट, हमने बहुत देख लिया कि तुम लोग गवर्नमेंट कैसे पेपर कंडक्ट करा रही है। पता नहीं क्या होगा, ये मेरे को समझ नहीं आता मैम गवर्नमेंट क्यों ऐसा से क्या हो गया? है। क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया पेपर में? पेपर में तो पता नहीं, अभी तो वो तो टेस्ट होगा बच्चों का तो पता चलेगा कितने पॉजिटिव आए। लेकिन ऐसा धक्का मुक्की हुई है खतरनाक वाली, इतनी धक्का मुक्की हुई है। और आधे ग्लव्स पहन के हैं, मतलब आधे मास्क पहन के हैं, आधे मास्क पहन के नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे अभी जेई वाले बच्चों से तो वो भरवाया जा रहा है, एक जेई और नीट के बच्चों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि भगवान ना करे तुम्हें कोरोना हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकते। मैम ऐसा कुछ भी है? हाँ, इस बार जो पेपर हो रहा है उसमें ही भरवाया जा रहा है, पूरा फॉर्म भरेंगे आप। हम कितनी कमाल की बात है ना, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। करा रहे हैं, तो लगता है कि गवर्नमेंट फिर बोल दिया हमको अपने टेस्ट बच्चे दो, की परवाह नहीं है, खुद देख लेना। टेस्ट दो एट योर ओन रिस्क। हाँ, एट योर ओन रिस्क, मतलब जैसे करियर वो में होता है अगर ना, आप ना जब दे तो पार्किंग में लिखा होता है ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, वैसा ही है। क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम है, दुनिया पूरी दुनिया चल रही है भैया, सब जगह स्कूल रिज्यूम हो गए, सारी चीजें हो रही है, लेकिन देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ वे। इंडिया में एक तो इतनी पॉपुलेशन है, ऊपर से हर लोग करप्टेड है इतने, क्या होगा इस देश के भविष्य का? कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही होने वाला है। चलो आगे चलते हैं, हम तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। आकाश का वो चल रहा है ना, पढ़ाई हमारी जारी है, तो हमारी भी पढ़ाई जारी है, हम अपनी पढ़ाई अरे जारी मैम रखेंगे। हमारा आकाश का नाम, वो तो हर जगह उनको यही मैम बोलता बट सिखाने है, मैम बट पढ़ाई बहुत हमारी दुख होगा जारी मुझे। है, पढ़ाई हमारी जारी है। मैम बट बहुत दुख होगा मुझे अगर ये साल नलिया डिक्लेयर हो गया तो। दुख तुझे यार, मेरे को कितना दुख हो रहा है। बहुत दुख मुझे, तो उन बच्चों का दुख हो रहा है बेचारे जो ड्रॉप करके बैठे हैं। भैया तुम्हारे तो कोई दुख की बात नहीं है, जिसको चलो फिर भी एक बार को ड्रॉप करना था उसके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन जो बेचारा ड्रॉप करके बैठा उसकी कितनी बुरी हालत हो रही है, सोचो। वो जीवन से उसका वो उतर जाएगा, उसका मतलब दुनियादारी से मोह उतर जाएगा। विश्वास। इतनी बुरी हालत हो गई है भैया, बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत है। कुछ तो हम भी पागल है ना, हम भी तो बेवकूफ़ है ना, मतलब हम इन द सेंस जनरल पीपल भी तो बेवकूफ़ है ना। सबकी कंट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट चलती है ना, बेचारे गवर्नमेंट वाले भी क्या करे, इतनी जनता है, अक्कल किसी को है नहीं। चलो कहाँ पहुँच गए हम? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब आते हैं फोर्थ वाला MnO2। मैम हम्म। मैम ये बेंजीन के साथ भी करेगा क्या रिएक्ट? ना ना, बेंजीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, एरोमेटिसिटी है उसके अंदर, वो ब्रेक नहीं हो सकता। ओके मैम। नॉर्मल डबल बॉन्ड एल्कीन्स बस है ना। अब आते हैं MnO2, ये मैंने मैम और शायद ये मतलब भी 3 डिग्री के साथ नहीं कर रहा है? ना ना ना, नो 3 डिग्री, नो रिएक्शन विद 3 डिग्री। MnO2 का मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन। ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी तो कह रहे हैं दिसंबर में पीक आएगा, अभी तो पीक आया ही नहीं है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा पीक आएगा कब, मैं तो पता नहीं कब से सुन रही हूँ कि सितंबर में आएगा, फिर कहते हैं अगस्त मैम में जब आएगा, पीक आएगा तो पर दिन 1 लाख लोग निकलेंगे ना। पता नहीं क्या हो रहा है। अभी भी तो इतने निकल रहे हैं। तो अभी तो बस ऐसे 65,000 के आसपास निकल रहा है शायद। मैम वो तो तुम्हें पता अभी है तो सारा सेरो डेटा टेस्ट किया फेक ना। है, तुम्हें पता है सारा मैम डेटा फेक है। यस मैम, अभी सेरो टेस्ट किया ना मैम, वो ऐसे रैंडमली टेस्ट करते तो उसमें उनने एंटीबॉडी जितने टेस्ट टेस्ट। किए उसमें से हाँ हाँ उसमें 50% लोगों को था। हाँ, अरे 50 नहीं, दिल्ली में तो बोला 70% लोगों को होके ठीक भी हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें हो गया ये मैम सर नॉन मैम, पर एंटीबॉडी से। वही नॉन वही एक बात नहीं समझ में आई मैम, इसमें ठीक होने का रेट तो 73% से ऊपर जा रहा है। हाँ तो हम डर ये क्यों रहे कॉमन हैं, कोल्ड मुझे तो जैसा ये नहीं हो गया? बताओ। हाँ तो मेरे को ये बताओ, हम डर क्यों रहे हैं? स्कूल क्यों बंद कर पता रहे हो नहीं फिर तुम, जब इंसान खांस छींक के ठीक हो जाएगा अपने आप, तो स्कूल क्यों बंद कर रहे हो तुम? और खांसता छींकता तो मैम। हर इंसान रहता है। मैम बट कभी कभी जिनको ऐसा लगता है कॉमन कोमोर्बिडिटीज कोल्ड है, है।
जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनके तो बहुत डिफिकल्ट है ना, या जिन बच्चों को अस्थमा, इतने सारे बच्चों को अस्थमा उनको इंडिया में। उनके लिए डिफिकल्टीज है, मैं मान रही हूँ, सारी चीजें मान रही हूँ। तो भैया तुम ये क्यों दिखा रहे हो कि 73% ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा। वैसे तो अगर वैसे मतलब ये सारा डेटा फेक है। ये 73% रिकवरी रेट सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि ये जो इन्होंने सब अनलॉक कर दिया है ना, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। ये थोड़ी बोल यस सकते हैं हम कि ताकि गवर्नमेंट पे क्वेश्चन ना आए, इसलिए ये राइट, इसलिए दिखा रहे हैं रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। बाकी रिकवरी रेट कुछ नहीं है भैया, बहुत मुश्किल कंडीशन है जिनके वही अगर मैम, नहीं मैम हो हमें ना। 50,000 सबको टीम्स में शिफ्ट करना पड़ गया, ये तो हालत है। हाँ, भगवान ना करे 50,000 भैया कभी किसी के 50,000 साथ। लोग मर भी गए हैं। वही तो बात है, ये एक्चुअली सिर्फ हम अपने आप के लिए इंश्योरेंस ठीक है, जस्टिफाई करना है। इस टाइम पे इंश्योरेंस कराना ठीक है, कोविड इंश्योरेंस। इस टाइम पे इंश्योरेंस कौन लेगा? नहीं मैम, बट सच में वो काफी इंश्योरेंस कंपनीज को मतलब, अपना घाटा थोड़ी ना कराना है। नहीं मैम, वो ऑफर करे ना कोविड इंश्योरेंस, है 2,000 रुपीज का है, अच्छा। और 5 लाख तक का कवर है पर उसमें। उसमें पता है क्या होता पर है, जब हो जाता है और क्लेम मांगने जाते हैं ना, फिर 15 चीजें पूछते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी कम थी, तुम्हारी हाँ ये थी, हम पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे भैया। पैसे के मामले में सब चोर होते हैं, कोई नहीं देता। इंश्योरेंस वाले तो बिल्कुल भी नहीं देते। चलो मैं फिर MnO2। उसके लिए केस लड़ने जाओ तो हो गया। हाँ बेटा चल, फिर हो अभी कर ले, फिर MnO2 कर ले। यस है। स्पेसिफिक फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। भैया मैं तो ना थक गई हूँ स्क्रीन की शक्ल देख देख के, मतलब परेशान हो गई मैं। तुम लोग नहीं थके स्क्रीन को देख देख के? अब मैं तो जिस दिन सांस में रहूंगा, मेरे तो इमोशनल रहूंगा मैं, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। कि फाइनली कोई इंसान देखने को मिले बाहर का। चलो ये है हमारा एलाइलिक अल्कोहल, ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, ये है अलाइलिक। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि मैं पागल हो गई हूँ, स्क्रीन पे अपने आप ही बोलती हूँ, अपने आप ही लिख देती हूँ। एलाइलिक अल्कोहल अपनी रिवीजन कर रही हूँ। और ये क्या आपकी भाई? मॉम वगैरह कोई देखता होगा तो उनको क्या लगता होगा? हाँ वही तो। अरे मेरी बेटी देखती है ना, तो उसको लगता है कि मम्मी अपना वो पेन टैब लेके पेन से लिखती रहती है, बस अपने आप ही बोलती रहती है स्क्रीन को देख के, कोई है तो है नहीं यहाँ पे। चलो एलाइलिक अल्कोहल किस में जाएगा भैया? अब ये देखो, ये चेक करो कि आपका एलाइलिक अल्कोहल क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो टर्शरी होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, अगर ये प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन में जाएगा, लेकिन होना एलाइलिक चाहिए। तो ये एलाइलिक है और कौन सा है, सेकेंडरी, तो किस में जाएगा, कीटोन में। ठीक है, अब ये क्या भैया बताओ, बेंजाइलिक है बट है प्राइमरी, तो प्राइमरी है तो किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। बोलो हाँ या ना। MnO2 डाला जब इनमें तो ये बना। ठीक है, तो अब सपोज ये है मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे अल्कोहल। मैम वो डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा? नहीं, डबल बॉन्ड का इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को, नो अफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ओके मैम। ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया डबल, यहाँ मैंने बना दिया एक OH, और यहाँ पे बना दिया डबल, और यहाँ बना दिया एक OH। बताओ MnO2 डालेंगे तो क्या क्या होगा। तो अब ये पहचानो, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पे अल्कोहल है तो ये एलाइलिक हो गया। ये डबल बॉन्ड इसके बगल पे अल्कोहल है, मतलब ये एलाइलिक नहीं हुआ, बट वो इसके हिसाब से एलाइलिक हो गया, डबल के बगल वाला है तो इसके हिसाब से एलाइलिक हो गया, तो ये भी हो जाएगा, और इसके हिसाब से ये भी एलाइलिक है तो ये भी हो जाएगा, तो सारे हो जाएंगे। बट ये प्राइमरी है तो ये एल्डिहाइड में जाएगा। मैम एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो यार। हाँ एक मिनट, ये वाला जो अल्कोहल है, ये बीच वाला, अरे इरेजर आ जा, हाँ, ये इस वाले डबल बॉन्ड का तो एलाइलिक नहीं है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर है, बट इस वाले डबल बॉन्ड का तो एलाइलिक है ना, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। हाँ। ये भी ऑक्सीडाइज, सारे होंगे मतलब। और ये सेकेंडरी है तो कीटोन, ये प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, ये प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड, फिर ये डबल, फिर यहाँ कीटोन, डबल, और फिर ये मैम मुझको समझ में नहीं आया ये इसके, डबल के, ये वाला डबल कार्बन, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है ना। मैम मुझको दिख नहीं रहा, ये वाला कौन सा बोल रहे हो? ये हाँ,
ये वाला हाँ एलाइलिक है ना, इसी पर OH लगा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है यस मैम। ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड के बगल वाला, इस पे OH ये वाला लगा हुआ है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, है ना। किसी और कंट्री में 0 ईयर तो नहीं किया ना अभी तक? मेरे को नहीं किया नहीं किया कौन। मैम। किसी कंट्री में नहीं किया। वैसे जितनी पढ़ाई इंडिया में होती है उतनी पढ़ाई बाहर थोड़ी होती है। हाँ पता नहीं मैम, मुझे भी समझ में नहीं आता, वो अमेरिकन को तो कुछ भी नहीं आता, अरे कुछ तब नहीं भी आता, सब कुछ सब वही आता बनाते है। हैं। हाँ तो क्योंकि वहाँ पे ना मतलब किताबी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल नॉलेज होती है ना। आपको जो पसंद है वो करो, उसमें आप अपनी महारत हासिल करो। ये थोड़ी कि भाई नहीं भी पसंद फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, बायो नहीं भी पसंद फिर भी पढ़ना है। तो पता है ये नीट और ये जो जेई वाला एग्जाम है ना, जो इंडिया में होता है, ये बहुत टफ है बाहर के हिसाब से। बाहर के हिसाब से तो बहुत टफ एग्जाम है। बाहर वाले तो मैम कुछ लेकिन उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आधे तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से होते हैं वहीं जाते हैं, और जो स्मार्ट मतलब जिनको लगता है वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो। पता नहीं यार, समझ नहीं आता। मतलब ठीक है, अभी तो एक जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ रहा है वो ज़रूरी भी है, नहीं तो एक तो सुसाइड्स इतने होता है। हमारे यहाँ ना किताबी नॉलेज दी जाती है बच्चों को बचपन से ही, किताबों पढ़ो बच्चे, किताबें पढ़ो बच्चे। अरे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे तो लगता है उसको कुछ और करवाओ ना, जो उसका करने का मन है वो करवाओ ना। उसको कोडिंग करने का मन है, उसे कोडिंग पढ़ाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री करके क्या कर लेगा? कौन सा बिल्कुल केमिस्ट्री सही तुम्हें कहा। याद आ रही है? तुम्हें कौन सा घर के कामों में केमिस्ट्री की ज़रूरत है? ज़रूरत है कुछ नहीं पता, इतना तो आइडिया वैसे ही लग जाता है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही कराना चाहिए। ये इंडिया में है ना, नहीं 12वीं तक तो पढ़ना ही है, और साइंस ले ली तो जेई और नीट तो करना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं? चलो हाँ भाई, कितने कितने कर लिए हमने? MnO2 कर लिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई बात। अब मैं आ रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाले पे, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब इनको प्राइमरी अल्कोहल दिख जाए किसी भी तरीके का, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिनाइलिक, जो भी, बस अगर प्राइमरी होना चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल को ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं बेटा एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन में। बट कीटोन को भी ये फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये कंडीशन काफ़ी हार्श होती है। इट्स अ वेरी हार्श कंडीशंस। तो हम इसको अंडर जनरल कंडीशंस कंसीडर नहीं करेंगे, और जनरल कंडीशंस में हम सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोनिक स्टेज पे ही रोक देंगे और प्राइमरी अल्कोहल को भेज देंगे एल्डिहाइड्स तक, सॉरी एसिड्स तक। बात क्लियर हुई? इनफैक्ट अगर आपके पास कोई बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्रेजेंट है लाइक दिस, तो ये भी अगर आपने KMnO4 या K2Cr2O7 डाला, ये डायरेक्टली किस पे बदल जाएगा? एसिड में बदल जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ, ठीक है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास। अभी आप आगे जाके और भी पढ़ोगे KMnO4 और K2Cr2O7 का, तब आपको पता चलेगा कि ये रियली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। सबको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देते हैं? एसिड। अगर प्राइमरी है तो कीटोन, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन को भी फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, बट अंडर हार्श कंडीशंस। जो हार्श कंडीशंस लगेंगी उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वी विल बी डूइंग इन कीटोन वाला चैप्टर। तो अभी फिलहाल अल्कोहल का चैप्टर है, तो विल स्टे टिल कीटोनिक स्टेज, ठीक है। डबल बॉन्ड को भी करेगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट कर सकता है, तो सोचो क्योंकि क्योंकि देखो क्यों अफेक्ट कर सकता है। तो तुम्हें याद नहीं, अभी हमने बेयस रिएजेंट पढ़ाया था तुम्हें, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, आवाज आ रही यस मैम। है ना। तो वो डबल बॉन्ड पे तो डायोल्स बन रहे थे, तो ये आप जो KMnO4 यूज कर रहे हैं वही तो है जो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से ले लिया और आपने यहाँ KMnO4 डाल दिया, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को किस में बदल देगा? डायोल्स में। और ये आपका जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, इसको किस में बदल देगा बच्चे? एसिड में, है ना। तो अफेक्ट्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बात
क्लियर? यस मैम। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रही हूँ तुम्हें, HiO4 क्लीवेज। नोट कर लिया? काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, इसको बोला जाता है पर आयोडिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। मैम जो हमें कॉलिन्स रिएजेंट बताया था ना हाँ जी हाँ जी। मैम, पेरिडीन CrO3 CH2Cl2 जब रिएक्शन करेंगे तो वो वही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो पीसीसी ने बनाया था। हाँ कॉम्प्लेक्स वही है, बस रिएजेंट्स अलग है। ओके मैम। ठीक है, हो गया भैया अक्षत जी? नमी KMnO4 फिर भी बेंजीन को उसको नहीं कर पाएगा ना। बेंजीन को कहाँ करता भैया? बेंजीन पे नहीं होता रिएक्शन। तो बेंजीन तो डार्क बहुत, को उसको रिड्यूस कर सकते हो बस सिर्फ बर्च रिडक्शन की प्रेजेंस में। उसको ऑक्सीडाइज करना है KMnO4, लेकिन बेंजीन को नहीं करता। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं उनको करता है। हो गया भैया अक्षत? जल्दी तो लिखा बेंजीन करो। को ऑक्सीडाइज करने का तरीका नहीं। है? हम लिख लिए। अच्छा जी। लिख लिया। अच्छा जी। पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर आपके पास कोई डायोल प्रेजेंट है ना इस तरीके से, CHOH, ये डायोल्स है, मतलब दे आर अल्कोहल्स। इस पे जब हम HiO4 डाल देते हैं, HiO4 भी डाल सकते हो साथ साथ, या तो आप लेड टेट्राएसीटेट भी यूज कर सकते हो, PbCH3 दिस इज लेड टेट्राएसीटेट। ये क्या करते हैं, इन डायोल्स को ऑक्सीडाइज करके मिक्सचर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स देता है, तो वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी हमें कैसे एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे उसके लिए एक सिंपल सा तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म तुम्हारे कोर्स में नहीं है। जहाँ पे भी डायोल दिख रहे हैं ना बेटा, इन डायोल को बीच में से तोड़ो, क्लीव करो, और दोनों साइड क्लीवेज के आप OH दे दो। तो अगर आपने इस साइड OH दिया तो आपको मिला RCHOH, और दूसरी साइड भी आपको मिला R-CHOH, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो दे विल एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, and hence the product that you will get would be aldehyde plus R-CHO। बोलो हाँ या ना? मैम एक और बार प्लीज एक्सप्लेन कर जब दीजिए। आपके पास बच्चों डायोल्स हो और आप HiO4 या फिर लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो OH है बगल बगल में जो OH लगे होते हैं उनको बीच में से इमेजिन करो कि ये कट गए, टूट गए, और इन जितनी बार आप इन्हें काटोगे, इसी काटने के जो आपने बॉन्ड लगाया उसके बगल बगल में आप क्या लगा दो, OH लगा दो। मतलब अगर आप जहां से काट रहे हो उसी लाइन के बगल बगल में क्या लगा दो, OH लगा दो। ठीक है? तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये वाला बॉन्ड बीच में से टूट गया, ये वाला मार्कर से दिखाते, ये वाला बॉन्ड बीच में से टूट गया, तो ये वाले कार्बन पे एक OH था, एक OH मैंने लगा दिया, तो ये बन गया, और इस वाले पे भी एक OH पहले से था, एक OH मैंने लगा दिया, बन गया। और डायोल्स जो होते हैं, जेम डायोल्स होते हैं, वो वाटर निकाल देते हैं, तो सो वी गेट द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड। हाँ जी लावण्या जी, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जरा और आगे चलते हैं। अब 2-4 सवाल यहाँ पे आएंगे कि मैम ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब सिर्फ डायोल्स को ही करेगा या क्या क्या करेगा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए, HiO4 क्लीवेज कैन अकर ऑल्सो विद जब 2 OH बगल बगल में हो तब भी ये क्लीवेज हो सकता है बच्चों, जैसे मैंने बोला डायोल के केस में ये तब भी क्लीवेज हो सकता है जब एक कार्बोनाइल और एक OH बगल बगल में हो, लाइक दिस। ये तब भी हो सकता है जब 2 कार्बोनाइल बगल बगल में हो। ये तब भी हो सकता है जब एक कार्बोनाइल और एक NH2 बगल में हो, मतलब CO और NH2 बगल में हो, ये मतलब ऐसे नहीं, CHNH2। मैम अगर ये अनसिमेट्रिक हुआ तो कुछ भी हो बेटा तब भी चलेगा, वही होगा। ये मैंने दोनों वैकेंसी खाली छोड़ी है ना, तो जरूरी नहीं है सेम हो। एल्डिहाइड होगा तो मिक्सचर्स मिलेंगे ना हमें, अनसिमेट्रिक होगा तो भी मिक्सचर्स मिलेंगे।
बट पॉइंट यहाँ क्या है, इन सब में आप देख रहे हो, दे हैज टू बी जस्ट बगल बगल में 1-2 पोजीशन होनी चाहिए, 1-2 डायोल, 1-2 कार्बोनाइल अल्कोहल, 1-2 डाई कार्बोनाइल, 1-2 कार्बोनाइल अमीन और 1-2 अल्कोहल, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कार्बन छोड़ के हो, समझ रहे हो, बगल बगल में अगर ये सारी चीजें होंगी तभी HiO4 क्लीव कर पाएगा, नहीं तो HiO4 क्लीव नहीं कर पाएगा। मेरी बात सारे बच्चे समझे? अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर समझाती हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। मैम कर रहा हूँ। इसमें क्या नोट करना है, जल्दी कर ले। मैं 12th अच्छी है या 11th अच्छी है? 11th अच्छी है मैम। 11th अच्छी है, मैम 10th 10th अच्छी है, 12th अच्छी है। 12th अच्छी है। हम 12th बेटर है। 12 बेटर है ना, 11 तो मुझे बहुत बेकार लगती है, बोरिंग है 11। नहीं मैम 12th की फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, 11th की फिजिक्स अच्छी है। हाँ तो बस फिजिक्स के बेसिस पे तू जज कर रही है ना, मेरे को तो फिजिक्स नहीं आती ना। मैम केमिस्ट्री भी 11th की अच्छी है, ऑर्गेनिक देखो 12th में कितना सारा है, कितना 11th बढ़िया के है। ऑर्गेनिक कितने अच्छे हैं। मुझे तो 12th की फिजिक्स ज्यादा मैम अच्छी कम से कम वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं है। तुझे तो ऑप्टिकल से बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ वैसे है भी वो बहुत गंदा ज्यादा। सा, ऐसी बात नहीं है, गंदा सा है। मैम आप मोटिवेट कैसे हुए केमिस्ट्री परस्यू करने के लिए? यार एक्चुअली मतलब आपने सोचा नहीं कि बस पीछा नहीं, छूट जाए? पता नहीं, मेरे ना केमिस्ट्री मुझे पढ़ने में मज़ा तो नहीं आता था, लेकिन मेरे नंबर हमेशा केमिस्ट्री में ही आते थे। फिजिक्स तो मेरे सर के ऊपर से जाती थी। मैथ्स में भी नंबर आते थे मेरे, 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो फिजिक्स या तो मैथ्स। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैथ्स बहुत टफ है, पागल बन जाओगे अगर मैथ्स करोगे, तो फिर मैं डर गई। मैं कहा ठीक है फिर शॉर्टकट मार लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं। फिर मैंने केमिस्ट्री ले ली। केमिस्ट्री में मेरे नंबर आ जाते थे फ्री फंड के ना, फ्री सा सब्जेक्ट लगता है मुझे, बड़े आराम से नंबर आ जाते हैं इसमें। मैम थोड़ी फ्री चीज हमें भी दे दो, थोड़ी सी ऐसी। फ्री है ये, क्या है ये, तो बकवास है, इधर बड़े अच्छे से नंबर आ जाएंगे। स्कूल में सीबीएसई वाले तो एकदम रद्दी है, पता है। आईएससी में तो थोड़ा बहुत फिर भी है, सीबीएसई की केमिस्ट्री तो एकदम ही रद्दी है, पता है। फ्री में नंबर आ जाते हैं उसमें तो। अभी तुम देखना जब तेरे बोर्ड में आएंगे, देखियो बेटा ध्रुव, तेरे एक बार 100% नंबर आएंगे केमिस्ट्री में। मैम बस हो जाए ऐसा। चलो है। देखो मेरा क्या चलो, होगा? तेरा कुछ नहीं होगा कालिया। ये देखो मैंने सपोज ऐसे बहुत सारे कोई भी अनसिमेट्रिकल ले लिए, ठीक है, कार्बोनाइल्स, या मैंने R डैश ले लिया, या फिर मैंने यहाँ ले लिया RCH2 CHOH CHNH2 R डैश, कुछ भी अनसिमेट्रिकल ही लिया मैंने सारे, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से तुमको लेना देनी है, जहाँ तुम्हें ये 1-2 दिख रहा है ना, इन्हें बीच में से काट दो बस ऐसे, हर जगह से, ये लो जी, हर जगह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों जगह बच्चों क्या दे दोगे, OH, यहाँ पे भी क्या करोगे, दोनों जगह क्या दे दोगे, OH, यहाँ पे भी क्या करोगे, दोनों जगह क्या दे दोगे, OH, बस खत्म कहानी। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5, एक कार्बन पे 2 OH मतलब CHO, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, यस यहाँ मैम। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH R डैश C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ क्या बनेगा, RCH2 CH, एक कार्बन पे 2 H मतलब CHO, और वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा अमोनिया, मान लो कि अमोनिया निकल गया, ठीक है। तो जब अमोनिया निकला है तो क्या बनेगा, O मतलब एल्डिहाइड, ये अमोनिया निकल गया, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अमोनिया निकल गया, एक ऑक्सीजन बच गया, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा R डैश CH डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? यस मैम। मैम ये अमोनिया वाला बता दीजिए। ये NH2 और OH का H निकलेगा, अमोनिया बन गया, अमोनिया निकल गया, और ये CH और O लग गया, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड वो बन गया ना, कीटोन बन गया ना। और ये मैंने गलत बना, R डैश, यहाँ से ही तो बनाया, कीटोन वो एल्डिहाइड बन गया ना, R डैश CHO, नहीं समझा? नहीं, अरे क्या है, नहीं ये समझा? अच्छा NH3 निकलेगा। NH3 निकल, अमोनिया NH3 नहीं होता हीरो, अमोनिया निकला ना, तो अच्छा R डैश अच्छा, CHO बन गया ना। R डैश CH O, OH लगने के बाद R डैश CH NH3 निकला। हाँ बेटा, उससे पहले कैसे निकलता है,
अच्छा कितने बच्चे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हैं? ये होता है ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। इसमें हालांकि ये जो सेकंड ये वाला जो कार्बन है जिस पे मैं सर्कल लगा रही हूँ, इस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है, लेकिन जब आप HiO4 का क्लीवेज कर रहे हो ना, तो आपको ये स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखनी कि OH लेफ्ट है या राइट है, कुछ नहीं देखना। आपको बस देखना है 1 2 पे OH होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जब मैं कितने मोल्स HiO4 डालूंगी कंप्लीट क्लीवेज के लिए, कितने मोल्स डालूंगी HiO4 के कंप्लीट क्लीवेज के लिए, और कितना क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब आप सारा काम छोड़ दो, बस स्क्रीन पे नज़र रखो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मार्कर कोई अच्छा कलर का लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये लेना, ठीक है। ध्यान देना भाई, ये दिख रहा है तुम्हें, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड और एक बगल वाले कार्बन पे OH दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड और OH भी क्लीव होते हैं ना, मतलब पहला क्लीवेज तो यहाँ से हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर इस वाले कार्बन पे एक OH और बगल वाले कार्बन पे चाहे इस साइड है बट है तो ना OH, तो यहाँ पे भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर यहाँ पे बताओ, ये बगल वो OH और ये भी OH, तो यहाँ पे भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर ये OH और ये भी OH, तो यहाँ भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर ये OH और ये OH, तो यहाँ भी क्लीवेज हो जाएगी। तो हर कार्बन पे क्लीवेज होगी, बोलो हाँ या ना। मैम दोबारा बता दीजिए। अच्छा जी, दोबारा बता देते हैं मैम पहले। दोबारा हाँ बता हाँ, दीजिए। दोबारा मैं थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री से दिक्कत ना हो। पहले एक बड़ा इरेजर लेना पड़ेगा। कौन कॉल कर रहा है? एक मिनट रुकना यार। हेलो, हाँ जी मैम, आप कहाँ पे बात कर रहे हैं? कहाँ कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं मैम, वहाँ कोई खाली नहीं है, वो सब बिके हुए हैं। अरे रब हो जाए यार, इतनी मेहनत करा रहा है। चलो फिर से सुनो, इसको ऐसे लिख देते हैं सी, अरे सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको? मैं म्यूट कैसे हो गई? आवाज़ आ रही है मैम सबको? आप, हाँ यस मैम। हाँ जी, तो हम यहाँ क्या बना रहे थे? ग्लूकोज। देखो ये ऐसे लिख लो, CH, क्या हो गया इसे यार, पागल बन गया। CH डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OH, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मैंने बस क्या करा,
इनको ना बिना कायरल सेंटर के, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के दिखा दिया है। ये बात सबको क्लियर है? अब जितने भी बगल बगल में तुम्हें कार्बोनाइल या OH दिख रहे हैं 1-2 रिलेशनशिप में, जब तुम HiO4 डालोगे तो क्या हो जाएंगे, सारे क्लीव हो जाएंगे ना। तो ये डबल बॉन्ड और ये OH बगल बगल में, मतलब यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी, हाँ या ना। फिर ये OH और ये OH भी बगल में, मतलब यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर ये 2 OH भी बगल में, मतलब यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर ये 2 OH भी बगल में, मतलब यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी। फिर ये 2 भी बगल में, तो यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है। अब कितने मोल्स HiO4 के यूज होंगे भाई? हर एक 1-2 रिलेशनशिप को क्लीव करने के लिए 1 मोल यूज होता है। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 मोल HiO4 के जो है वो यूज होंगे। ठीक है। अब आप क्या करो, क्लीव जब करना है तो क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों जगह OH लगा देना है। तो इस वाले के भी ऊपर नीचे दोनों जगह OH, इसके भी ऊपर नीचे दोनों जगह OH, इसके भी ऊपर नीचे दोनों जगह OH, इसके भी ऊपर नीचे दोनों जगह OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है। अब जरा बताओ क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात पे एकदम। यहाँ पे जब CH डबल बॉन्ड OH बना है, तो इस वाले कार्बन की बात करो, इसे मैं कार्बन 1 बोल रही हूँ। तो इस कार्बन 1 पे एक H है, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH आ गया, तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड नहीं बन गया? हाँ या ना? जब हाँ बोलोगे तभी आगे जाएंगे। ठीक है। ये कार्बन 1 की बात हो गई। अब कार्बन 2 पे चलो, ये कार्बन 2, इस कार्बन 2 पे क्या हो रहा है, कितने OH आ रहे हैं बेटा? एक OH ऊपर से आया, एक OH नीचे से आया, एक OH इसके पास ऑलरेडी था। तो एक कार्बन पे 3 OH लग गए, एक H लग गया और 3 OH लग गए। तो 3 OH का मतलब क्या हुआ, एक OH ने तो पानी निकाल दिया, 2 OH ने मिलके, तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड नहीं बन गया वापस से? बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से फर्स्ट कार्बन का फॉर्मिक एसिड सेकंड कार्बन का फॉर्म है। चलो अब थर्ड कार्बन पे चलो, ये वाला थर्ड कार्बन है मेरा भैया, इसमें भी यही है ना, 3 OH आ रहे ऊपर नीचे, दाएं ऊपर नीचे, और ये वाला OH, तो मतलब यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड मिला। ठीक है। तो 2 फॉर्मिक एसिड, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ एक एक करके। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड मिला तुम्हें, यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड मिला तुम्हें, यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड तुम्हें मिला, यहाँ से भी देखो एक कार्बन पे फिर से 3 OH आया, मतलब यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड मिला। फिर इस कार्बन पे 3 OH, मतलब यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड मिला। तो 1 2 3 4 5 मोल किसके मिले, फॉर्मिक एसिड के मिल गए। प्लस लास्ट वाले कार्बन पे कितने, 2 H और 1 OH, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, तो 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का मिला। बोलो हाँ या ना। तो जब 5 मोल HiO4 के इस्तेमाल होंगे तो जाके 5 मोल फॉर्मिक एसिड मिलेगा और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। कितने बच्चों को बात समझ आई है, कितनों को बात समझ नहीं आई है? आगे मैम। आगे बात समझ। अक्षत जी हमें एक बार आपने बहुत रिपीट कर दिया, लास्ट में जो बोला था। मैंने बोला जब 5 मोल HiO4 यूज लास्ट में होंगे, जो बोला था, यही तो बोला था, 5 मोल जब HiO4 यूज होंगे तो 5 मोल फॉर्मिक एसिड मिलेगा और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड हाँ। मिलेगा। ठीक है। मैम फर्स्ट वाले में भी फॉर्मिक एसिड था। हाँ, यहाँ से हम फॉर्मिक एसिड कैसे हुआ, 5 मोल एक क्या H, क्या यूज होंगे? अबे HiO4 अच्छा 5 मोल चाहिए, ओके। है ना। यस सर। ठीक है। हम लोग थोड़ा शायद लैग कर रहा है, मैं देर से पहुंचे हुआ। अच्छा हाँ लावण्य, ये एक H है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और एक OH, तो फॉर्मिक एसिड हो गया ना। यस मैम, देख समझ गई थी मैम। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, नोट कर लिया। यस मैम। ठीक है। ओके आगे चलते हैं फिर।
अब वैसे ही जैसे ग्लूकोज है ना, वैसे ही फ्रक्टोज को एक बार क्लीव करके देखते हैं। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज की क्लीवेज में कैसे होगा जरा ध्यान देंगे। फ्रक्टोज होता है बेटा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH, ये है फ्रक्टोज। अब आप एक बार खुद ट्राई करके बताओ, 2 3 4 5 6 कि ट्राई करके बताओ कि कितने मोल्स HiO4 के लगेंगे और क्या क्या बनेगा। एक बार खुद से ट्राई करो। बताओ जी क्या बनेगा। मैं ट्राई करूँ। हाँ बता दे यार। मैम ये 2 मोल HCHO के बनेंगे, 3 मोल HCOH के 2 बनेंगे। मोल किसके? HCHO के, फॉर्मेल्डिहाइड के। अच्छा, यस और मैम। 3 मोल? 3 मोल HCOH अच्छा, एसिड के मतलब, हाँ और 1 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो चेक करते हैं। बाकी कोई बताना चाहता है? मैम 5 मोल वो यूज होंगे कोई शायद, बताना चाहता है? ये चाहिए। हाँ हाँ, देखिए यहाँ से क्लीव करेंगे, ऊपर OH नीचे OH है ना, फिर यहाँ से भी क्लीवेज होगी, ऊपर भी OH नीचे भी OH, फिर यहाँ से क्लीवेज होगी, ऊपर OH नीचे OH, फिर यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर OH नीचे OH, फिर यहाँ पे सेम कहानी करी है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन है, 2 H है और एक OH आ गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया यहाँ से। इस कार्बोनाइल पे 2 H आ गए, मतलब CO2 मिल गया। इस वाले पे एक H और 3 OH, मतलब एसिड मिल गया, फॉर्मिक एसिड। यहाँ वाले से भी फॉर्मिक एसिड मिल गया, और यहाँ वाले से भी फॉर्मिक एसिड मिल गया, और यहाँ वाले से फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। मतलब तूने सही जवाब दिया, वेरी गुड। अब कितनों को समझ आया और कौन कहता है कि दोबारा समझाओ? समझ आ गया। तो आपने चलो जी, ग्लूकोज के बाद क्या क्या कराया फ्रक्टोज अभी कराया तक? बस ये वाला। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन कौन आया भैया आज क्लास में, पहले तो ये नाम पता चले। नोट कर लिया भैया सबने? यस मैम। मैम 1 मिनट, यस डिस्कनेक्ट हो मैम। गया था। सृष्टि को समझ आ गया? अस्मी को समझ आ गया? हर्ष यस को मैम। समझ आ गया? वसुंधरा? यस मैम। प्रांजय? प्रांजय? अक्षत को आ गया, इसको आ गया, प्रतीक को आ गया, अरे कौन है सबसे ऊपर? ध्रुव को समझ आ गया? लावण्य को समझ आ गया? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। नोटेड? मैम एक बार वो CO2 कैसा है वो बता हाँ दो। बिल्कुल बताती, मैं सोच रही थी किसी ने पूछा क्यों नहीं। ये देखो ऐसे आया ना बेटा, ये वाला कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O पहले से है, ऊपर से एक OH और नीचे OH, मतलब इस पे 2 OH लग गए। तो यहाँ से जब पानी निकालोगी तो एक और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो CO2 बन जाएगा ना। हाँ यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो सबको HiO4 का क्लीवेज समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं बचा? नो मैम। ठीक है, तो ये था बेटा सबसे इम्पोर्टेंट अल्कोहल का रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि मतलब डायोल्स का ऑक्सीडेशन, HiO4, ये सारा काम लेड टेट्राएसीटेट के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, लेड टेट्राएसीटेट विल आल्सो गिव द सेम मैकेनिज्म रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करा रही हूँ आज, जो आज की क्लास को कंक्लूड करेगा।
ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमें यही सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने थे। KMnO4 पहले कौन से पढ़ लिए जरा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। PCC पढ़ लिया, कॉलिन्स रिएजेंट पढ़ लिया, जोन्स रिएजेंट पढ़ लिया, CrO3 इन एसिटिक एसिड पढ़ लिया, ठीक है, MnO2 पढ़ लिया हम लोगों ने, और साथ साथ हमने पढ़ लिया कि KMnO4 कैसे करता है, K2Cr2O7 कैसे करता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारे हमने रिएजेंट्स पढ़ लिए। साथ साथ HiO4 का क्लीवेज भी हम लोगों ने देख लिया, पैरायोडिक एसिड का क्लीवेज भी देख लिया, यही सारी चीज़ें पढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ करा रही हूँ, हीटिंग ऑफ एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन। मतलब कॉपर और 573 केल्विन की प्रेजेंस में जब आप अल्कोहल्स को हीट करते हो बेटा, उस टाइम भी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि जब मैं हीटिंग इन 573 केल्विन करती हूँ तो प्राइमरी अल्कोहल को जब मैं कॉपर 573 केल्विन के साथ हीट करती हूँ तो वो दे देता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हीट करती हूँ तो वो दे देता है कीटोन। ठीक है, आपने देखा अभी तक मैंने जो भी रिएजेंट्स पढ़ा है, नो रिएजेंट वाज रिएक्टिंग विद द टर्शरी अल्कोहल। कोई भी टर्शरी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था ना बच्चों। लेकिन अगर मैं यहाँ, अरे बाबा एक पर रुकना जरा, कहाँ चले गए हम, हाँ यहीं पे तो। बट अगर यहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल यूज कर लेना बेटा कॉपर एंड 375 डिग्री केल्विन के अंदर, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है एंड वी गेट अ एल्कीन। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि इकलौता प्रोसेस जिसमें टर्शरी अल्कोहल एल्कीन दे दे वो कब होता है, जब आप अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू नो दिस फैक्ट कि एलिमिनेशन आर फेवर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जनरली फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शंस को वी जनरली फेवर एट हाई टेम्परेचर, राइट। तो जब आप 573 केल्विन रख रहे हो, क्या आप ये समझ पा रहे हो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ, विच इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। समझ रहे सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होता है। और टर्शरी अल्कोहल तो पहले से आपको पता है हमेशा एलिमिनेशन देना चाहेगा। टर्शरी हैलाइड तो या कोई भी हो तो वो हमेशा एलिमिनेशन ही देना चाहता है ना। तो यहाँ पे जब आप कॉपर 573 केल्विन में हीट करते हो इतने हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से हमारा जो कॉपर है वो OH को ले लेता है, कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, और कार्बोकेटाइन जो होता है वो तुरंत हाइड्रोजन निकाल के, मतलब यहाँ से OH निकला बेटा और यहाँ से H निकला, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या निकल गया, वाटर निकल गया। वाटर निकल के ये डिहाइड्रेट होके हमें क्या दे देता है बच्चों, एल्कीन दे देता है। तो अगर आपको टर्शरी अल्कोहल को एल्कीन में बदलना एक तरीका है, आप उसे कॉपर 573 केल्विन में हीट कर दो। Am I clear? यस मैम। हम कार्बोकेटाइन के बाद वाला स्टेप एक बार बता दीजिए। जैसे कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, यहाँ पे मैंने R1 R2 ये सपोज CH3 ले लिया, तो इसका CH2H है ना, ये H निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। पहले OH निकला था, अब H निकल गया, मतलब वाटर निकल गया ना। यस मैम। ठीक है, तो कॉपर 573 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट एक और प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज बताऊंगी मैं आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैम आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी, हाँ जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस मैम। कॉपर 573 पढ़ा है मैंने इतना। मैम ये क्या बोलते हैं, इसमें -H निकला और ये एल्कीन बन गया। हाँ, अभी तक तो हमने पढ़ा था वो अल्कोहल जो है टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता था ना, बट कॉपर इन 573 केल्विन रिएक्ट्स विद टर्शरी अल्कोहल, एलिमिनेट्स वाटर एंड फॉर्म एल्कीन। ओके मैम। ठीक है, नोटेड।
मैम एक चीज पूछनी है इसमें, ये R1 R2 और R3 मतलब अलग अलग हैं, तो इनमें से कौन से में से H निकलेगा वो डिपेंड कुछ करता है ना कि एच लगता है? कौन सा सेजर रूल के हिसाब से एल्कीन बनता है ना, तो वो तो अच्छा, एच मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा उससे पता चलेगा ना। ओके। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये बड़ा टेम्परेचर डिपेंडेंट का खेल है, इसको बहुत ध्यान से समझना, एग्जामिनर जनरली पूछता है। बेटा अगर मेरे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH, इथेनॉल है, ये पानी निकाल के दो काम करता है, एक लो टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे। अगर मैंने इसमें कोई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला लाइक H2SO4, मैंने लो टेम्परेचर पे रखा लाइक 443 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर पे, और अगर मैंने इससे थोड़ा लो टेम्परेचर रखा 413 केल्विन, तो इन दोनों पे अलग अलग तरीके की डिहाइड्रेशन होती है। जब 413 केल्विन पर होती है तो मुझे मिल जाता है ईथर, और जब हाई टेम्परेचर पे हो जाती है तो मुझे मिल जाता है अल्कीन। दोनों में पानी निकल रहा है, लेकिन एक बार लो टेम्परेचर एक बार हाई टेम्परेचर, ऐसा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखिए आप सबसे पहले तो ये मानिए आपका H2SO4 क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को निकाल देता है। ठीक है, कैसे निकालता है जरा ध्यान देंगे, मैकेनिज्म बता रही हूँ। CH3 है, CH2 है, OH है, H2SO4 आप डालेंगे तो H2SO4 इसे कैसे प्रोटोनेट करेगा, H+ से प्रोटोनेट करेगा, तो H2SO4 का H+ आएगा और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो OH है उसको क्या कर देगा बच्चे, प्रोटोनेट कर देगा। बोलो हाँ या ना, ये क्लियर है ना। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई कि एलिमिनेशन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes. जब एलिमिनेशन हायर टेम्परेचर पर होता है, और जस्ट हमने पिछले वाले चैप्टर में ये चीज क्लियरली पढ़ी है कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आर जस्ट कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर, है ना। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों साथ में हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो फेवर्ड होता है कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे। तो अगर जैसे मैंने अल्कोहल को यहाँ प्रोटोनेट किया, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, अगर मैंने टेम्परेचर कंडीशंस लो रखी हुई है, मतलब 413 केल्विन टेम्परेचर रखा है लो, तो ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है बेटा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी रादर देन एलिमिनेशन रिएक्शन। जब ये इसको निकालेगा यहाँ से तो क्या होगा, CH3CH2, इसका ब्लू वाले का अल्कोहल का OH पॉजिटिव जाके किस पे अटैक किया, CH2CH3 पे, और आपको पता है आपने जब H+ दिया होगा तो HSO4- बचा होगा, तो वो HSO4- आके इस H+ को वापस खींच जाएगा, H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ईथर। बोलो हाँ या ना। तो जब आप H2SO4 डालते हो अल्कोहल में, डिहाइड्रेट कराते हो, डिहाइड्रेट तो हो रहा है, पानी तो निकल रहा है, लेकिन वो पानी निकलने का प्रोसेस एलिमिनेशन से ना होके सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है अगर आप लो टेम्परेचर रखो तो। कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? यस मैम। Yes, ये ma'am. टेम्परेचर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है एक टेम्परेचर था 623 केल्विन, जो दाउस प्रोसेस का टेम्परेचर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर एट 573 केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। इसमें ये दो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 413 एंड 433। ये टेम्परेचर्स आप अपने बोर्ड के लिए बहुत ध्यान रखना। इनफैक्ट Ma'am, एग्जामिनेशन में 433 or 443? 443, Okay, ma'am. तो ये टेम्परेचर्स आप अपने स्कूल के लिए भी याद रखना, और इनको ऑलमोस्ट डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके एंट्रेंस के लिए भी याद रखना, क्योंकि एंट्रेंस वाले थोड़े चला के इंस्टेड ऑफ गिविंग टेम्परेचर इन केल्विन दे गिव टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ओवरऑल लॉजिक बस इतना है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन, लो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर है तो अल्कोहल, सॉरी एलिमिनेशन। तो अगर मैंने टेम्परेचर यहाँ 443 केल्विन कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 30 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो भैया वही होगा, अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा H2SO4 से, H+ से, ये वाटर बन गया। अब मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन फेवर होता है हाई टेम्परेचर पे, तो अब HSO4- जो है वो कहीं भटक रहा होगा, जो वो सब्स्टिट्यूशन तो कराएगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो यहाँ का एक HSO4- इस H को खींच लेगा और सिंपल E2 एलिमिनेशन करा देगा एंड यू विल गेट एल्कीन। तो अगर हायर टेम्परेचर ले रहे हो
तो इस वाले जो ये काबू यहाँ पे बना है उस पर सीधा एलिमिनेशन हो जाएगी, और अगर आप लोअर टेम्परेचर ले रहे हो तो इस पर दूसरा अल्कोहल आके सब्स्टिट्यूशन कर देगा और ईथर बना देगा। कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? यस मैम। सबको समझ आ गई? बहुत ही बेहतरीन। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैम मैं एक कैसे बताऊँ? चीज पूछनी है कि इसमें हाई टेम्परेचर पे वो ये सब्स्टिट्यूशन होता क्यों नहीं है ऐसे हम लोग? यार हमेशा अल्कीन ही फेवरेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि अल्कीन्स मतलब बेसिसिटी बढ़ जाती है ना हाई टेम्परेचर पे, इसलिए अल्कीन्स बन जाते हैं। अच्छा, एल्कीन के साथ बेसिसिटी मतलब क्या रिलेशन मतलब है? एलिमिनेशन कराने के लिए बेस की ज़रूरत है ना। यस मैम। बेसिसिटी टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा फेवरेबल होती है देन लोअर टेम्परेचर। तो अच्छा एलिमिनेशन ओके। इज फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर कंपैरेटिव। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं एलिमिनेशन के और सब्स्टिट्यूशन के जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे, लेकिन एक टेम्परेचर ये है कि अगर कोई भी फैक्टर वैली नहीं कर रहा हो तो टेम्परेचर एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन को शिफ्ट करने की तरफ, कि सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाएं या एलिमिनेशन की तरफ ले जाएं। तो जनरली जिन रिएक्शंस में हम लोग हीट कर देते हैं ना, एक्स्ट्रा हीट, वहाँ सब एलिमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट दिखता है हमें रादर देन सब्स्टिट्यूशन का। ठीक ओके। है, चलो नोट कर लिया भैया, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अच्छा। यस मैम। अरे सृष्टि, तेरा सवाल अभी बता दूं? यस मैम। बाकी जिसको निकलना है वो निकल सकता है। क्या था यार वो, देखो सबस्ट्रेट, एक मिनट रुक जाओ। ये है ना, ये इस पे NBS डाला है हमने, है ना? और क्या यस मैम। पूछा है इसमें? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन। इट्स टोटल 9 एलाइलिक प्रोडक्ट्स बनाओ पहले। तो क्या क्या बन सकता है भैया? एक तो ये बन सकता है Br, ठीक है। जैसे यहाँ बनाओगे ये कायरल कार्बन नहीं हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा तो RS, ठीक है। यस। और अगर मैंने एक मिनट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 9 एलाइलिक ब्रोम 6 फ्रैक्शंस ऑफ 10 फ्रैक्शन। अच्छा ये दोनों जगह करा सकते हैं ना, यहाँ पे भी तो हो सकती है Br। और अगर यहाँ पे होगा तो भी कायरल सेंटर मिल जाएगा RS, है ना। और अगर साथ साथ दोनों जगह हो गया तो दोनों जगह हो सकता है ना। अब यहाँ पे भी कायरल है, यहाँ पे भी कायरल है, मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। बट मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन और सिमेट्री तो आ नहीं रही है, मतलब 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मेनली। यहाँ से 4 हो जाएंगे ना, RR RS SR SS। मैम इसमें ना सेकंड ऑप्शन को मतलब कि हमको 8 फ्रैक्शंस मिलेंगे। हाँ, ये RR RS SR SS ये हो गया। तो ये दोनों का एक फ्रैक्शन इनैंशोमर्स है, ये दोनों का एक फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इनैंशोमर्स है, ठीक है। फिर RR और RR और RS ये डाइस्टीरोमर्स है तो इनका एक फ्रैक्शन। फिर RS और SR ये इनैंशोमर्स है, इनका एक फ्रैक्शन। डाइस्टीरोमर्स के दो फ्रैक्शन यहाँ हुए, एक फ्रैक्शन यहाँ हुआ इनैंशोमर्स का, और इन दोनों का एक फ्रैक्शन। नहीं समझी? मतलब मैंने करा RR और SS, ये तो इनैंशोमर्स है, इनका एक फ्रैक्शन हो गया। RR Yes, ma'am. और RS ये डाइस्टीरोमर्स है, इनका एक फ्रैक्शन हो गया, दो फ्रैक्शन हो गए। डाइस्टीरोमर्स विल हैव डिफरेंट फ्रैक्शंस, दे विल बी सेपरेटेड ना, यस मैम। ठीक है। तो अब जितने डाइस्टीरियोमर्स है उनको दो अलग अलग दो फ्रैक्शन में कर लो, जो इनैंशियोमर्स है उन्हें एक फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। बस काम खत्म, टोटल फ्रैक्शंस गिन लो, ओके मैम। ठीक है।
कि बच्चों को लंच में जाना होता है कहीं आए नहीं आए। हाँ, 3 बजे से 4:30 बजे तक। 4 बजे
दूध उबालने को रख दिया मैंने ना।